महायुति को छप्पर फाड़ जनादेश महाराष्ट्र में मिला। बम्पर स्ट्राइक रेट के साथ सत्ता में वापसी महाराष्ट्र में हुई, लेकिन सबसे शानदार जश्न दिल्ली में हुआ और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पूरे देश में पहुंच गया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले महाराष्ट्र में मिली जीत के जश्न से प्रधानमंत्री का ये बयान आया तो इशारा मिल गया कि हिंदुत्व राजनीति से लेकर सुधारों की गति तक देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। इसी के साथ कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। क्या महाराष्ट्र में महायुति को मिली प्रचंड जीत देश की राजनीति को बदल देने वाली साबित होगी? क्या महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने देश भर में समान नागरिक संहिता का रास्ता साफ कर दिया है? क्या महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को मिली प्रचंड जीत के बाद अब मोदी सरकार केंद्र में वक्फ बिल पर और भी ज्यादा तेजी और मजबूती से आगे बढ़ेगी? सवाल बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। वो संसद के रास्ते इसमें बदलाव करना चाहती है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। विंटर सेशन में सरकार 16 बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वक्फ संशोधन विधेयक। इस विधेयक पर पूरे देश की नजर टिकी है, क्योंकि ये विधेयक पास हुआ तो वक्फ बोर्ड की ताकत घट सकती है। किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। इनका कामकाज भी पारदर्शी होगा। मोदी सरकार ऐसे ही बहुत मजबूत है और हरियाणा या महाराष्ट्र चुनाव से उसके अपने निर्णय और अपने फैसलों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि इन विजय को जो जीत है इन दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में खासकर, तो उसको वो क्या कहते हैं कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिमोलाइज करने के लिए विपक्ष को। लेकिन मुसलमान समुदाय का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फैसला है, हमारा मजहब है। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करें कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आप। इसी तरह के ऐतराज को देखते हुए मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा और समाज के हर तबके की राय लेने की कोशिश की। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, जो कि शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद बीजेपी का ये जश्न विरोधी खेमे को परेशान जरूर कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 महीने गुजरे हैं जब इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पर समेटकर सत्ता में एनडीए की पारी समाप्ति के काउंटडाउन का ऐलान किया था। लेकिन विपक्ष के नैरेटिव को पहला धक्का 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत से लगा और जो भी रही सही कसर थी वो महाराष्ट्र में 23 नवंबर को महायुति को मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत में पूरी कर दी। महाराष्ट्र की जीत के बाद से ही कहा जाने लगा है कि भविष्य के चुनावों की रणनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति का विमर्श, इसका असर सब पर दिखाई पड़ सकता है। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत इंडिया गठबंधन को बिखराव की तरफ ढकेल सकती है? क्या महाराष्ट्र में महायुति की जीत से गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा ढलान की तरफ बढ़ने लगा है? उम्र में बीजेपी से 95 साल बड़ी कांग्रेस देश पर करीब 7 दशक राज कर चुकी है, राजनीति में खास मुकाम रखती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से फिर साबित हो गया कि बीजेपी से सीधी टक्कर में वो पानी मांगने लगती है। महाराष्ट्र में 75 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। इनमें से बीजेपी ने 64 सीटें जीती। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% रहा, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली। उसका स्ट्राइक रेट रहा 15%।
इससे पहले बीजेपी से डायरेक्ट चुनावी फाइट में कांग्रेस की ऐसी ही बुरी गत हरियाणा में भी हुई थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस हरियाणा में ताजपोशी की तैयारी में जुटी थी, लेकिन उसका कांटा 37 पर अटक गया और 48 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। चुनाव दर चुनाव मिली हार ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र में दबाव की राजनीति से बाज नहीं आई। इस खींचतान की वजह से हर काम में राजनीतिक तौर पर देरी होती रही और इसका पूरा फायदा महाराष्ट्र में महायुति के गठबंधन ने हर संभव तरीके से उठाया और उसका नतीजा सबके सामने है। इसका नुकसान पूरी तरह महाविकास अघाड़ी को हुआ और कांग्रेस के नेता अब ईवीएम को दोष दे रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है, वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हार ने विपक्षी गठबंधन में उसकी स्थिति और कमजोर की है। इंडिया अलायंस के साथी आज भले चुप हैं, लेकिन कल वो कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव से एक बार जो औरा बना था राहुल गांधी का, दलित, मुस्लिम और आपके आदिवासियों के साथ कि ये तीनों वर्ग का वोट राहुल गांधी के साथ जुड़ गया है। महाराष्ट्र चुनाव से एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले जहां राहुल गांधी खड़े थे और कांग्रेस खड़ी थी, वहीं पे आ गई है। गठबंधन की राजनीति में इसका असर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर पर ही नहीं, देश की सियासत पर भी दिखाई दे सकता है। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में सत्ता की हैट्रिक लगा चुके अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव के बाद से ही दिल्ली में कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से बम कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। उसी के बाद कांग्रेस को अहंकारी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने आगे से किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया था। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।